नमस्कार प्यारे बच्चों, आज दिनांक 28/7 वर्ष 2021 है। 9वीं कक्षा में मैथ्स 2 हम लोग कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर भूमिति के मूलभूत संबोध और हमारा चल रहा है प्रश्न संग्रह 1.2। इस 1.2 में हम लोगों ने ये 5 सवाल तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज हमें 6वां सवाल करना है। 6वें सवाल में क्या है, एक आकृति दी है, एक लंबी सी संख्या रेखा दी गई है। इस संख्या रेखा पे ये बिंदु R, बिंदु U, Q, L, P, A, B, C, V और D दिया है। V और लास्ट में D दिया है। अब फिर देखो क्या दिया है, R का निर्देशांक -6 दिया है, Q का निर्देशांक -4, P का निर्देशांक -2, A का निर्देशांक 0, B का 2 दिया है, C का 4 दिया है और उसके बाद D का सीधे 6 दे दिया है। अब सवाल क्या पूछा, देखो क्या पूछा है कि बिंदु B से समदूरस्थ बिंदु कौन से हैं। यानी बिंदु B, ये जो बिंदु B है, जो बिंदु B है, इससे कौन कौन से बिंदु हैं जो समान दूरी पर हैं। तो देखो बिंदु C में कि 1-2 अंतर पे बिंदु C आ रहा है। हमको बताना है कि बिंदु B से कौन कौन से बिंदु समदूरस्थ यानी समान दूरी पर हैं। तो बिंदु B से C की दूरी कितनी है, देखो 1-2, और कोई बिंदु ऐसा है जो B से 2 इकाई दूर हो। बताओ बेटा जल्दी, आप लोग बोलो, कुछ मुंह खोलिए। यस, बिंदु ए भी देखो 1-2 2 इकाई के दूरी पर है। तो बिंदु ए और सी समदूरस्थ हो गए कि नहीं। बिंदु ए और सी बी से समान दूरी पर स्थित हैं, इसलिए बिंदु ए और सी ये बिंदु बी से समदूरस्थ हो गए। समदूरस्थ पूछा है तो पहला तो बिंदु ए और सी मिल गया, बिंदु ए तथा बिंदु सी। और देख लेते हैं और कोई बिंदु समदूरस्थ है। बी से V कितना दूर है, 1-2-3 इकाई दूर है। और कौन सा बिंदु है जो 3 इकाई दूरी पर है, 1-2-3। ये बिंदु है लेकिन इसका नाम नहीं दिया है, तो ये हम लोग लिख नहीं सकते हैं। हाँ बोलो। हाँ एक सेकंड रुको। चलो आगे शुरू करते हैं। तो अभी हमें पूछा गया कि बी से समदूरस्थ बिंदु, तो बी से एक बिंदु सी और ए समदूरस्थ हैं। उसके बाद में बी से देखो 1-2-3-4 4 इकाई दूरी पर डी है। ये साइड में देखो 4 इकाई पे कौन है, 1-2-3-4 पी है। तो इसलिए बिंदु पी और बिंदु डी भी समदूरस्थ हो जाएगा। तो अगले समदूरस्थ बिंदु बिंदु पी तथा बिंदु बिंदु डी हो गए। अब सेकंड वाला क्या पूछा, देखो सेकंड बिंदु क्यू से समदूरस्थ बिंदुओं की एक जोड़ी लिखो। तो क्यू से समदूरस्थ, क्यू से देखो एक तो यू भी यहाँ लेफ्ट साइड में 1 इकाई पर है, एल भी 1 इकाई पे है, तो यू और एल समदूरस्थ हैं। फिर ये साइड में आर है, ये साइड में पी है, तो आर और पी भी समदूरस्थ हैं। तो क्यू से समदूरस्थ कौन कौन से हो गए, यू एल और आर पी। तो बिंदु यू, सॉरी कैपिटल यू दिया है, बिंदु यू तथा बिंदु एल
ऐसे ही दूसरा क्या था, बिंदु आर तथा पी, बिंदु आर तथा बिंदु पी। बिंदु पी, तो ये छठवें का पहला दूसरा हो गया। थर्ड क्वेश्चन रिड्यूस कर दिया गया है, परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपका 1.2 भी खत्म होता है। अब हम लोग शुरू करते हैं कौन सा, 1.3। 1.3 में क्या करना है देखो, यदि तो के रूप में लिखना है, यदि तो क्या दिया देखो यहाँ पे, ये यदि और तो का यूज करके सेंटेंस लिखना है। पहला सेंटेंस क्या दिया है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। तो आप लोग इसको यदि तो कैसे लिखोगे, यदि और तो आप वो ऐसा लिख सकते हो कि यदि दिया गया चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो तो उसके सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। मतलब यदि चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो तो भी यूज हो गया ना, उसके सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, या तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांगसम हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है। फिर है देखो, आयत के विकर्ण सर्वांगसम होते हैं। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, यदि कोई चतुर्भुज आयत है तो उसके विकर्ण सर्वांगसम होते होंगे या होते हैं। या उल्टा भी लिख सकते हो, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण सर्वांगसम हो तो वह चतुर्भुज आयत होता है। ठीक है। फिर फिर ऐसे ही 1.3, समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष बिंदु तथा आधार के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड आधार पर लंब होता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, यदि दिया गया त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो तो शीर्ष बिंदु तथा आधार के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड आधार पर लंब होता है। समझे कि नहीं? फिर नीचे क्या है विलोम। नीचे विलोम लिखना है। क्या दिया है विलोम में? विलोम का मतलब उसका उल्टा लिखना है। क्या दिया, दो समांतर रेखा उनकी तिर्यक रेखा दी गई हो तो एकांतर कोण सर्वांगसम होते हैं। तो इसका विलोम कैसे लिखोगे कि यदि यदि दो रेखाओं तथा उनकी तिर्यक रेखा पर बनने वाले एकांतर कोण सर्वांगसम हो तो वे रेखाएं समांतर होती। मतलब यदि एकांतर कोण सर्वांगसम होंगे तो रेखा समांतर। उल्टा यहाँ क्या दिया है, यदि रेखा समांतर होगी तो तिर्यक रेखा पर बनने वाले एकांतर कोण सर्वांगसम होंगे। आपको इसका विलोम लिखना है। तो विलोम में क्या लिखोगे, यदि तिर्यक रेखा पर बनने वाले एकांतर कोण सर्वांगसम हैं तो रेखाएं समांतर होंगी। तो वो दोनों रेखाएं समांतर होंगी। ये हो गया विलोम। समझे? फिर ऐसे देखो, ये यहाँ पे क्या दिया है, दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर बनने वाले अंतःकोणों की एक जोड़ी संपूरक हो तो वो रेखाएं समांतर होती हैं। तो पहले क्या दिया है, अंतःकोणों की जोड़ी संपूरक हो तो रेखाएं समांतर होती हैं। तो इसका विलोम उल्टा लिख दो कि यदि रेखाएं समांतर हों तो अंतःकोणों की जोड़ी संपूरक होती है। ये लोग ने क्या दिया था कि अंतःकोणों की जोड़ी संपूरक हो तो रेखा समांतर होती है। आपको इसका उल्टा लिखना है, यदि रेखाएं समांतर हो तो अंतःकोणों की जोड़ी संपूरक होती है। विलोम। फिर क्या दिया है, आयत के विकर्ण सर्वांगसम होते हैं। अब इसका उल्टा कैसे होगा, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण सर्वांगसम हो तो वह चतुर्भुज आयत होता है।
बात समझे? हम्म। फिर देखो, तो यहाँ पर ये आपका 1.3 भी खत्म हो गया। तो मैंने आपको मौखिक ही बता दिया है, और वीडियो रिकॉर्डेड रहेगा, तो आप लोग वीडियो सुन करके आप लोग इसका नोटबुक में लिख सकते हो अपना, है ना। तो आप चलिए बढ़ते हैं प्रकृति पर संग्रह 1 की तरफ। प्रकृति पर संग्रह 1 क्या है? योग्य विकल्प चुन करके उत्तर लिखना है। प्रत्येक रेखाखंड के कितने मध्य बिंदु होते हैं? कोई रेखाखंड है? यस, केवल एक है। इसको तो कॉमन सेंस है, एक रेखाखंड है अगर, तो इसके मध्य में कितना बिंदु? एक ही बिंदु हो सकता है ना। मध्य बिंदु किसको बोलते हैं? जो ये ये लेफ्ट वाले पॉइंट से जितना दूर है, और राइट वाले पॉइंट से भी उतना ही दूर होना चाहिए, उसको ही मध्य बिंदु बोलते हैं। तो दूसरा पॉइंट अगर आप लोगे, तो ये एक इधर से नजदीक होएगा, इधर से दूर हो जाएगा, तो ये मध्य बिंदु थोड़ी हुआ। तो तो किसी भी रेखाखंड में केवल एक ही मध्य बिंदु हो सकता है ना। हाँ, तो इसका आंसर आ जाएगा केवल एक। फिर क्या है, दो भिन्न रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित करती हों, तो उनके प्रतिच्छेदन समुच्चय में कितने बिंदु होते हैं? दो रेख यस, दो रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी अगर, जैसे दो रेखा प्रतिच्छेदित कर रही है, तो इनके प्रतिच्छेदन में कितने पॉइंट आएंगे? एक ही पॉइंट आएगा ना प्रतिच्छेदन में। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? केवल एक। फिर थर्ड क्या पूछा, तीन भिन्न बिंदुओं को समाविष्ट करने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? हाँ देखो, तीन भिन्न बिंदु, तो तीन भिन्न बिंदु देखो, अगर तीन बिंदु एक ही रेखा में है, तो उनसे जाने वाली खाली एक ही रेखा खींच सकते हैं। लेकिन अगर ये तीन बिंदु एक रेखा में नहीं है, तब इससे कितनी रेखा खींच सकते हैं? एक, दो, सॉरी, दो, और ये तीन। तब तीन रेखा खींच सकते हैं, एक, दो, तीन, बराबर। तो इसलिए तीन बिंदुओं से, तीन भिन्न बिंदुओं से या तो एक या तो तीन रेखा खींची जा सकती है। तो इसलिए इसका ऑप्शन आएगा एक या तीन। हाँ बोलो बेटा। हाँ लिखो, प्रकृति पर संग्रह एक भी लिखो। इस तरह के क्वेश्चन 4 नंबर के लिए पूछे जाते हैं बेटा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर एक एक मार्क्स के लिए भी एक क्वेश्चन आ सकता है, यानी टोटल 8 मार्क्स के लिए ऐसे प्रश्न आ सकते हैं आपको एग्जाम में। तो ये प्रकृति पर संग्रह का ये जो एमसीक्यू रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आगे क्या दिया है बिंदु? हाँ, मैथ्स 1 में भी बिंदु ए का निर्देशांक -2 है, बिंदु बी का निर्देशांक 5 है, तो ए बी की दूरी कितनी होगी? तो यस, तो बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक, 5 बड़ा है और -2 छोटा है। 5 देखो बड़ा है और -2 छोटा है, तो इसमें हमको माइनस करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 7। तो इसलिए डिस्टेंस बिटवीन ए बी हो जाएगा 7। अभी इसका आंसर कैसे लिखा जाता है? देखो, इसका आंसर सिर्फ आपको ऐसे लिखना है कि कौन सा था इसका आंसर, C7 था, तो सिर्फ ये लिख दो C और आंसर था 7। बस ऐसे लिखना है, एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर डालने का, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? फोर्थ था। किसका था? क्वेश्चन 1 का फोर्थ। तो ऐसे लिखने का, परीक्षा में देखो ऐसे लिखा जाता है, क्वेश्चन 1 का चौथा सवाल और इसका आंसर है ये। सवाल कभी नहीं लिखा जाता, ये याद रखना। सिर्फ सवाल का नंबर लिखने का, उसका आंसर लिखने का। ये एग्जाम में लिखने का तरीका बता रहा हूँ आपको। हम्म। अब क्या है, अब ये है देखो, P डैश Q डैश R है, यहाँ पर P से Q की दूरी 2 है, फिर P से R की दूरी 10 है, तो Q से R की दूरी कितनी होगी? 8 होगी। टोटल P से R 10 दिया है, और जिसमें से P से Q 2 दे दिया है, तो Q से R 8 रहेगा, तो ही तो 10 होगा ना। तो यानी इसका आंसर आ जाएगा 8। ठीक है।
उसके बाद देखो ये तो आप खुद से कर सकते हो, नीचे कुछ बिंदु की जोड़ी दी गई है और हमें इसके आधार पे दूरी ज्ञात करनी है। तो मैंने आपको सिखाया था बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक, तो ऐसा करके आप लोग ये सब दूरी ज्ञात कर सकते हो। कर लोगे ना? जैसे 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 यहाँ देखो बड़ा बड़ा निर्देशांक 6 है, यहाँ छोटा छोटा निर्देशांक 3 है। किसी का माइक चालू है, बंद करो बेटा, माइक माइक बंद करो। यहाँ बड़ा निर्देशांक 6 है, छोटा 3 है, तो 6 माइनस 3। यहाँ पे बड़ा कौन है? -9 बड़ा है कि -1 बड़ा? हाँ, कौन बड़ा है? -1 बड़ा है बेटा। जब दोनों नंबर माइनस में होते हैं तो छोटा नंबर बड़ा हो जाता है, बड़ा नंबर छोटा हो जाता है। आप नंबर लाइन में भी, संख्या रेखा पे भी लिख के देख सकते हो कि पहले कौन आता है। जो पहले आएगा वो छोटा, जो बाद में आएगा वो बड़ा। फिर इसी तरह से ऐसे आपको करते चले जाना है। इसमें देखो ये 5वां और 6वां सवाल ये परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, रिड्यूस कर दिया गया है। आप ठीक है, देखता हूँ मेरे को। अभी भी ब्लर दिख रहे हैं? एक सेकंड रुको रुको रुको। रिकॉर्ड नहीं हो पाए, मैं फिर से बता रहा हूँ। देखो अब बिंदु P का निर्देशांक -7 दिया है चौथे सवाल में, और ये भी दिया है कि बिंदु P से 8 इकाई की दूरी पर कोई बिंदु है। तो हमने मान लिया कि माना बिंदु Q जो है वो बिंदु P से 8 इकाई की दूरी पर है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन PQ 8 है। तो वो जो बिंदु Q है उसका निर्देशांक हमें ज्ञात करना है, जो 8 इकाई की दूरी पर है उसका निर्देशांक ज्ञात करना है। तो उसके निर्देशांक को मैंने x मान लिया। तो अब ये निर्देशांक -7 से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, तो मैंने यहाँ x को -7 से बड़ा मान लिया। तो PQ की दूरी क्या होगी? बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक। x बड़ा है तो x माइनस, फिर छोटा क्या है? -7, छोटा है तो -7। तो x + 7 हो गया, 7 ये साइड में माइनस आ जाएगा तो x 1 आ जाएगा। तो अगर ये x का निर्देशांक -7 से बड़ा है तो x जो बिंदु Q का निर्देशांक 1 होगा, और यदि यहाँ पर x छोटा है, -7 बड़ा है, तो डिस्टेंस बिटवीन PQ क्या होगा? बड़ा निर्देशांक पहले लिखा जाएगा, माइनस छोटा निर्देशांक बाद में। PQ की दूरी 8 है। अब हमें -7 ये साइड में ले लो तो 8 + 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा -x, तो ये हो जाएगा 15। 8 7 15, माइनस ये साइड ले लो तो x बराबर -15। तो इसलिए उस बिंदु का निर्देशांक या तो 1 होगा या तो -15 होगा। इसलिए बिंदु का निर्देशांक 1 या 15 होगा। ठीक है। अब बेटा मेरा एक अगला लेक्चर है, इसलिए मैं इस लेक्चर को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। कितने लोग अटेंड किए थे सिर्फ वो बता दो मुझे। तो ये लेक्चर 26 लोगों ने अटेंड किया है। 26 स्टूडेंट्स अटेंडेंस आपने भेजा है ना अंदर? ओके ठीक है बेटा, तो ये जो सवाल मैं आज कराया हूँ उसको अपने मन से आप लोग करिएगा, यही आपका होमवर्क है। ठीक है। और लेक्चर यहीं पे स्टॉप होता है।